साल से तानाशाही चल रही थी। पहले बाप तानाशाह बना, फिर बेटा तानाशाह बना और सिर्फ 54 घंटे में ही तानाशाही खत्म हो गई। ये कहानी है सीरिया पर राज करने वाले बशर अल असद की, जिनका तख्ता पलट हो गया। सिर्फ कुछ हजार विद्रोहियों की फौज आई और सिर्फ 11 दिनों में 54 सालों से सीरिया पर काबिज तानाशाही असद फैमिली को हटना पड़ा। इसके बाद सीरिया की भीड़ अपने तानाशाह के महल के अंदर घुस गई। महल में सीक्रेट सुरंगें मिली हैं, बशर अल असद की लग्जरी कारों का खजाना मिला है और भी बहुत कुछ खोजा जा रहा है। लेकिन सीरिया में तख्ता पलट कैसे हुआ? एक मुस्लिम तानाशाह की गद्दी चली गई और अब गद्दी पर कौन बैठेगा, ये मुल्क आगे कौन चलाएगा? पूरी रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में 50 सालों के बाद असद फैमिली का शासन खत्म हुआ है। विद्रोहियों ने तख्ता पलट के बाद राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति असद मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल उन्हें रूस ने शरण दी है और इजराइल ने बॉर्डर पार करके सीरियाई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यानी इन डेवलपमेंट्स के बाद एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट में अभी वॉर के हालात थमने वाले नहीं हैं। असद परिवार की तानाशाही खत्म हुई तो ऐसे ही पूरे सीरिया में जश्न मनाया जाने लगा। लोग सड़कों पर उतरकर फायरिंग कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यह मिडिल ईस्ट की वॉर का ही फॉल आउट था कि विद्रोहियों के आगे असद खुद को नहीं बचा पाए और भागना पड़ा। क्योंकि अब तक असद को 3 ताकतें बचाती थीं। पहला था रूस, दूसरा था ईरान और तीसरा था लेबनान का हिजबुल्ला। अब रूस यूक्रेन के साथ जंग में इतना व्यस्त है कि असद को बचाने नहीं आ पाया। इसी तरह ईरान भी इजराइल के साथ डायरेक्ट युद्ध में है, कमजोर हो गया है और हिजबुल्ला की तो इजराइल ने बुरी तरह से कमर तोड़ दी है। इसलिए वो भी इस बार असद को बचाने नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि 50 सालों से सत्ता पर काबिज असद को भागना पड़ा। सीरिया पर अब पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा है और लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें तानाशाही से आजादी मिल गई हो। इसका सबूत है ये तस्वीरें। ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित राष्ट्रपति आवास है। एक बड़ा सा महल है, लेकिन यहां विद्रोहियों के कब्जे के बाद जनता घुस गई और जमकर लूटपाट की। जगह जगह कागज बिखरे हुए हैं, लूट हो चुकी है। लोग देखने गए हैं कि अब क्या बचा हुआ है। कभी ये एक भव्य पैलेस हुआ करता था, लेकिन अब लोगों ने इसे लूट लिया है और बहुत सी जगहों पर तो आग भी लगा दी है। इससे पहले लोगों ने यहां खूब लूट मचाई। जिसके हाथ में जो आया वही लूट कर ले गया। किसी के हाथ में गद्दे लगे तो वही ले गया, किसी के हाथ फर्नीचर आया। सीरिया का राष्ट्रपति आवास ऐसे ही पब्लिक लूट का अड्डा बना हुआ है। देखिए कैसे गोलियां चल रही हैं। लूट में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हर कोई यहां अंदर जाकर वीडियो बना रहा है। किसी को क्रॉकरी सेट मिला, किसी को गिलास, किसी को कटोरे मिले, किसी को सूटकेस ही मिल गया। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर ले गया। अब तो लोग राष्ट्रपति भवन में जाकर फोटो भी खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति बशर अल असद का यह प्राइवेट गैराज भी मिला है। यहां एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें दिख रही हैं। यह असद की लग्जरी कारों का खजाना है। हर तानाशाह की तरह असद को भी महंगी और एंटीक कारों का शौक था। असद ने बाकायदा अपने छिपने और भागने के लिए पहले से ही इंतजाम किया हुआ था।
यहां राष्ट्रपति भवन के अंदर बचाव के लिए बंकर बने हुए हैं। अब ये भी पब्लिक के सामने आ गए हैं। ये बंकर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अंदर पूरी सुविधाएं भी थीं, पूरी तरह से अंडरग्राउंड। बताया जा रहा है कि असद आखिरी वक्त में यहीं से भागे हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल रूस ने शरण दी हुई है। असद एक तानाशाह था। ये कहानियां तो दुनिया के सामने आती रहती थी, लेकिन उसकी बर्बरता के किस्से अब पता चल रहे हैं। ऐसा टॉर्चर कि रूह कांप जाए। बताया जा रहा है कि असद के राज में किसी को भी उसके खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं थी। जो बोलता था उसे जेल में डलवा देता था। और उसमें सबसे खतरनाक जेल थी सीरिया की बदनाम सिडनाया जेल, जहां हजारों लोगों को टॉर्चर किया गया और मारा गया। इस जेल में महिलाएं भी कैद थीं। सीरिया पर जब विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो उन्होंने जेलों में बंद निर्दोष लोगों को भी छोड़ दिया, और उनमें ये महिलाएं भी थीं जिन्हें जानवरों की तरह से जेल में भर कर रखा गया था। ये उसी वक्त का वीडियो है जब इन औरतों को आजाद किया जा रहा था। औरतें रो रही हैं। उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि फिर से उन पर हमला हो रहा है, कोई नया टॉर्चर हो रहा है। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि वो आजाद हैं, तो वो यकीन नहीं कर पाई। बर्बरता की हद तो ये थी कि इस जेल में महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी कैद थे। ये इस जेल के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे जानवरों से भी बदतर हालात में यहां महिला कैदियों को रखा गया था। उनके लिए कोने में बस ऐसे ही खाना रख दिया गया था, वो भी पॉलिथीन में भरकर। जेल के अंदर के एक एक कमरे को सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाता था। निगरानी इतनी ज्यादा थी कि सीसीटीवी लगाकर यह देखा जा रहा था कि लोग कोई हरकत न कर पाएं। सोचिए सालों साल ऐसे न जाने कितने लोग सीरिया में ये अत्याचार सहते रहे। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष कैदी भी जेल से छूटे हैं। उन्हें भी विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत से लोग 10-10 सालों के बाद बाहर निकले हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए तो जैसे ही लोगों को पता चला कि असद के आतंकी राज का खात्मा हो गया है, पूरे मुल्क से असद और उनके परिवार के पुतले उखाड़े जाने लगे। यहां असद के पिता का पुतला उखाड़ा जा रहा है। असद के पिता का नाम हाफिज अल असद था। वो भी बरसों बरस सीरिया की सत्ता पर काबिज रहे। अब लोगों को मौका मिला तो पूरे देश में उनके पुतले उखाड़कर फेंक दिए। असद और उनके परिवार के पुतले उतारकर उन्हें सड़क पर ऐसे ही घसीटा जा रहा है, जिनके ऊपर लोग चढ़कर सवारी कर रहे हैं। पूरे सीरिया में बशर अल असद की तस्वीरें ऐसे ही फाड़ी जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने बरसों के बाद सीरिया वासियों को आजादी मिली हो। सत्ता पलट के बाद सीरिया के चर्चों में भी सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। सीरिया के क्रिश्चियन सड़कों पर उतरकर इस रिजीम चेंज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लग रहा है कि उनके लिए तो क्रिसमस जल्द ही आ गया। अभी भले ही सीरिया में जश्न मनाया जा रहा हो, यह समझा जा रहा है कि एक तानाशाही का अंत हुआ है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि यह मिडिल ईस्ट में एक नई टेंशन की शुरुआत है। और इसका सबूत है ये तस्वीरें। इजराइल के टैंक सीरिया और इजराइल के बॉर्डर को क्रॉस करके बफर जोन में जा रहे हैं। असद सरकार गिरने के बाद इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार करके वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजी है। इससे पहले 1973 में इजरायली सेना सीरिया में घुसी थी। इजरायली सेना सीरिया के जिस इलाके में घुसी है वो डीमिलिटराइज्ड जोन है। यहां से सीरियाई सेना भाग चुकी है। इजरायली सेना ने सीरिया की तरफ वाले उन इलाकों पर कब्जा किया है जो रणनीतिक रूप से अहम हैं। इस बीच इजराइल को यह भी डर सता रहा है कि कहीं विद्रोहियों के हाथों में सीरिया के रासायनिक हथियार न आ जाएं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता में केमिकल हथियारों का खूब प्रोडक्शन हुआ था। इसीलिए इजराइल ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सीरिया के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse
is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. इजराइल के टैंक बॉर्डर पर बने ये बफर जोन क्रॉस कर रहे हैं। सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर हैवी मशीनरी की तैनाती की गई है। सीरिया के सैनिक अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अब खतरा यह है कि कहीं सीरिया के हथियारबंद विद्रोही इजराइल की तरफ न बढ़ने लग जाएं, क्योंकि वो अभी से गाजा को आजाद करवाने की कस्में खाने लगे हैं। इसीलिए इजराइल ने कल से अब सीरिया में भी बमबारी शुरू कर दी है। ये राजधानी दमिश्क की तस्वीरें हैं, जहां एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां इजराइल ने प्लेन से बम गिराए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो दमिश्क में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इजराइल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी कीमत पर सीरिया के विद्रोही अपना सिर न उठा सकें और इजराइल पर तो हमले के बारे में सोच भी न पाएं। इसीलिए राजधानी दमिश्क के माजे मिलिट्री एयरपोर्ट पर इजराइल ने यह हमला किया है। जानकार मान रहे हैं कि अभी सीरिया में हालात और खराब होंगे। एक तानाशाह तो चला गया, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि दूसरा तानाशाह पैदा हो जाए। सीरिया पर जिस विद्रोही फोर्स ने कब्जा किया है उसका नाम है HTS यानी हयात तहरीर शाम, और यह है उसका लीडर अबू मोहम्मद अल गोलानी। खबरों के मुताबिक सीरिया का पूरा कंट्रोल अब लड़ाकों के हाथों में आ चुका है। विद्रोही गुटों ने अपने लड़ाकों को सरकारी इमारतों के बाहर तैनात कर दिया है और ये लड़ाके ही अब ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहे हैं। राजधानी दमिश्क की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है और विद्रोही गुटों के फाइटर ही अब कानून व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। लेकिन यह वही संगठन है जिसे अमेरिका और उसके कई सहयोगी भी एक आतंकी संगठन मानते हैं। लेकिन बदले हुए हालात में HTS को ब्रिटेन भी आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटा सकता है। यह कहा जा रहा है कि अगर सीरिया में हालात स्थिर हुए और HTS की सरकार आई तो इस संगठन को ब्रिटेन ब्लैकलिस्ट से हटा देगा। अमेरिका को भी यह दिख रहा है कि इन हालात में ईरान कमजोर पड़ रहा है। As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. You know, for years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. And let's remember why. After Hamas attacked Israel on October the 7th, 2023, when much of the world responded with horror, Iran and its proxies chose to launch a multi-front war against Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. अभी तक बशर अल असद के रूप में ईरान के पास एक बड़ा अलाई था जिसे वो अमेरिका और बाकी पश्चिमी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करता था। लेकिन अब ईरान का एक और सहयोगी कम हो गया है, इसलिए ईरान भी स्तब्ध है। हालांकि अमेरिका को यह भी खतरा है कि इन मौजूदा हालात में कहीं ISIS फायदा उठाकर कब्जा न कर ले। In terms of what has transpired, of course, as this unfolds, there's a potential that elements in the area, such as ISIS, could try to take advantage of this opportunity and regain capability. We've been tracking ISIS as a part of our Defeat ISIS campaign for some time, as you know, and we've seen cells trying to strengthen and develop additional capability out in the Badaya Desert, and those strikes were focused on those cells. And as you know, we reported out that we attacked some 75 targets with a number of different platforms, and we're still evaluating the results. But I think that we're going to find that we've been pretty successful. But that's focused on ISIS.
keep the pressure on ISIS and to deny them the ability to easily research.